नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में पुरस्कार के साथ साथ खेल संबंधित वन लाइनर करंट पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना है कि इसके पूर्व में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर पार्ट कंप्लीट कराया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से पूर्व की क्लासेस में जहां पर अतिरिक्त फैक्ट्स की आवश्यकता थी वहां पर अतिरिक्त फैक्ट्स को सम्मिलित करते हुए उस पूरे सेशन को कंप्लीट कराया गया, ठीक उसी प्रकार उसी कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग पुरस्कार वाले सेक्शन से प्रारंभ करते हैं। यहां पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृत्रा पॉल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 दिया गया? तो देखिए यहां पर इस प्रश्न में ही एक फैक्ट छुपा हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है कि टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया। तो आपका जवाब होगा कवित्री सुकृत्रा पॉल कुमार जी को। और उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तब आपका जवाब होगा सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स के लिए। तो याद रखेंगे, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स के लिए सुकृत्रा पॉल कुमार जी को टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 मिला है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, यहां पर अगला जो फैक्ट है वो भी इसी से संबंधित है। याद रखिएगा, 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार का मतलब टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। तो याद रखेंगे 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना जो है 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो के द्वारा 5,000 अमेरिकी डॉलर का यह पुरस्कार स्थापित हुआ था जिसका नाम है टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, जो कि कवित्री सुकृत्रा पॉल कुमार जी को दिया गया उनकी कृति सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स के लिए। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया, ये किस भाषा की बात हो रही? तो हिंदी भाषा के लिए। और उस उपन्यास का नाम क्या है? मुझे पहचानो। और ये किसका उपन्यास है? संजीव साहब का। तो याद रखेंगे, संजीव साहब को उनके हिंदी भाषा के उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। क्लियर है? अब देखिए, आप सभी जानते हैं ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है और यहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा किसी न किसी एग्जाम में। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसके बारे में जरा एक संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। ये 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसके अतिरिक्त 2 और भाषाओं में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। एक तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी टोटल 24 भाषाओं में जो उपन्यास या कृतियां हैं उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, पहली बात। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो स्थापित हुआ था ये 1954 में स्थापित हुआ था। क्लियर है? यहां जो प्रश्न में हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, इसके साथ साथ आपको 2 भाषाओं को और मिनिमम कवर करना होगा क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अगर नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया, ये नीलम शरण गौर जी को दिया गया। उनके उपन्यास का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, रैक्यूम इन रागा जानकी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रैक्यूम इन रागा जानकी अंग्रेजी भाषा का उपन्यास जिसके लिए नील शरण गौर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। वहीं एक भाषा और कवर करिए, उर्दू भाषा के लिए। याद रखिएगा, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो दिया गया, ये सादिका नवाब सहर को दिया गया। किसको? सादिका नवाब सहर को दिया गया। उनके किस उपन्यास के लिए? तो राजदेव की अमराई के लिए। राजदेव की अमराई के लिए उर्दू भाषा का साहित्यिक पुरस्कार 2023 सादिका नवाब सहर जी को दिया गया। तो आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इन तीनों भाषाओं के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 को याद रखेंगे। क्लियर है? एक ही जगह आपको मिल गया। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो आप सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इसका जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है वो यही साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। क्लियर है? और अगर मान लीजिए कि ये पूछ ले आपसे कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे, तब आपका जवाब क्या होगा? आर.के. नारायण। 1960 में द गाइड के लिए आर.के. नारायण साहब को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है? इतने मिनिमम बैकग्राउंड के साथ आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखना होगा। जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल मिनिमम है, इतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, दिसंबर 2023 में भूटान का जो प्रतिष्ठित सम्मान है जिसका नाम क्या है? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, ये दिया गया पूनम
क्षेत्रपाल सिंह को। किसको? पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। अब ये प्रश्न उठता है कि ये पूनम क्षेत्रपाल सिंह हैं कौन? तो याद रखिएगा, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुनी गई पहली भारतीय थी पूनम क्षेत्रपाल सिंह। क्लियर है? और उन्हीं पूनम क्षेत्रपाल सिंह को भूटान ने दिसंबर 2023 में अपना प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल दिया है। क्लियर है? और याद रखिएगा, आप सभी को पता भी होगा कि 2019 में 5 वर्ष के लिए ये जो पूनम क्षेत्रपाल सिंह हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा भी दिया गया था दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो याद रखेंगे, प्रोफेसर सविता लाडेज को। क्लियर है? तो याद रखेंगे, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार 2023 प्रोफेसर सविता लाडेज जी को दिया गया। तो न्यूहोम पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? प्रोफेसर सविता लाडेज को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश के द्वारा लीफ एरिकसन लूनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है आइसलैंड। ये आइलैंड नहीं है, आइसलैंड है। क्लियर है? लिख लीजिएगा, आइसलैंड। क्लियर है? तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिकसन लूनर अवार्ड 2023 आइसलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसरो को लीफ एरिकसन लूनर अवार्ड 2023 किसने दिया? आइसलैंड ने। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IFIE। इसके द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया? तो याद रखेंगे, बिपिन चंद्रा साहब को, जो कि CEO है एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के, इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया। किसकी तरफ से? तो इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी यानी IFIE के द्वारा। किसको दिया गया? बिपिन चंद्रा साहब को। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया? तो याद रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया, ये अफगानिस्तान के एक एनजीओ को दिया गया। क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अफगानिस्तान के जिस एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस एनजीओ का नाम है अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन। क्या नाम है? अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन। अगर आप इस एनजीओ का नाम याद रखेंगे तो देख रहे हैं, उसी में ही देश का नाम भी इनबिल्ड है। ठीक है? तो आप, मेरा ये सुझाव होगा कि आप ये ध्यान में रखिए कि अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन को दिया गया। यानी किस देश का ये संगठन है? अफगानिस्तान का। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी चीजें लिख दी जाती हैं, तो याद रखेंगे AWSDC। AWSDC। ठीक है? ये है इस एनजीओ का शॉर्ट फॉर्म। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? VR ललितांशिका। क्या नाम है? VR ललितांशिका। क्लियर है? तो यहां पर दो बात याद रखेंगे कि VR ललितांशिका कौन है? तो ये इसरो के वैज्ञानिक। और इनको किस देश का पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको? VR ललितांशिका को। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? तो फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर VR ललितांशिका जी को दिया गया, ये इसरो वैज्ञानिक। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, वो RTI कार्यकर्ता का नाम है निखिल डे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा निखिल डे को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया। और निखिल डे कौन है? ये एक RTI कार्यकर्ता है और निखिल डे का संबंध भारत में राजस्थान राज्य से। क्लियर है? और निखिल डे को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार मिला है। क्लियर है? भाई, भ्रष्टाचार के विरोध में चैंपियन का पुरस्कार वही पाएगा जो ज्यादा RTI डाल के इंफॉर्मेशन लेगा। तो वो कौन है? निखिल डे। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उस फिल्म का नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। क्या नाम है? एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है? और ये कैसी फिल्म है? फारसी फिल्म है। तो यहां पर देखिए, 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो 2023 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, वो कहां किया गया? पणजी गोवा में। क्लियर है? नवंबर 2023 में पणजी गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल संपन्न हुआ। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला? तब आपका जवाब होगा एंडलेस बॉर्डर्स को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। और तीसरा फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, ये जो एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म है, ये किस भाषा की? तो फारसी फिल्म है। ये एंडलेस बॉर्डर्स जो है, ये फारसी फिल्म है। क्लियर हो गया? अगला देखिए,
अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि जो मिस यूनिवर्स 2023 है ये कहां पर हुआ, तो याद रखेंगे अल सल्वाडोर में। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 कहां पर? अल सल्वाडोर में, नवंबर 2023 में। और विजेता कौन रहा? तो मिस निकारागुआ सेनिस फ्लासियोस। क्या नाम है? सेनिस फ्लासियोस। ठीक है, और ये कहां की है? निकारागुआ की। क्लियर है? तो दो बातें तो आपको यहां पर सीधी सीधी याद रखनी है। पहली बात तो मिस यूनिवर्स 2023 अल सल्वाडोर में हुआ, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इसकी विजेता निकारागुआ की सेनिस फ्लासियोस रही। सेनिस फ्लासियोस। ठीक है, और कहां की थी ये? निकारागुआ की। क्लियर है? देखिए कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उप विजेता कौन रहा, तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2023 में उप विजेता रही एंटोनिया पोर्सिल्ड। क्या नाम है? एंटोनिया पोर्सिल्ड। ये थाईलैंड की है। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कह सकते हैं कि अल सल्वाडोर में संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में निकारागुआ की सेनिस फ्लासियोस ने थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड को पराजित किया। ठीक है, और वो विजेता रही निकारागुआ की सेनिस फ्लासियोस। ठीक है, ये पूरी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे 2023 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो उनका नाम है पॉल लिंच। क्या नाम है? पॉल लिंच। अब ये देखिए दो बातें, ये जो पॉल लिंच हैं जिनको बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, ये पॉल लिंच कहाँ के लेखक हैं? तो ये आयरिश लेखक हैं, पहली बात। और उनके उपन्यास का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। तो आपका जवाब होगा कि बुकर पुरस्कार 2023 पॉल फिंच जो कि आयरिश लेखक हैं, उनके उपन्यास का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 किसके लिए मिला? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। और ये पॉल लिंच कहाँ के लेखक हैं? आयरिश लेखक है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा, बुकर के नाम से दो पुरस्कार हैं। एक तो आपने देख लिया बुकर पुरस्कार 2023, एक पुरस्कार होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो जरा उसको भी यही कवर कर लीजिए। जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है, ये किसको दिया गया? तो याद रखिएगा ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है, ये बुल्गारिया के एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्या नाम है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इनको ये पुरस्कार मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, और उनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए दिया गया? तो टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर। तो दोनों बातें याद रखेंगे, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, और पॉल लिंच कहाँ के हैं? आयरिश लेखक हैं। और दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारिया के एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, और उनके उपन्यास का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो उपन्यास टाइम शेल्टर है, इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो वो किया है एंजेला रोडेल ने। एंजेला रोडेल ने। इस तरह के प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं उन तथ्यों को समाहित कर रहा हूं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तमिल लेखक पेरुमल गुरुगन का वह उपन्यास जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 में साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्या नाम है? तो उस उपन्यास का नाम है फायर वर्ड। क्या नाम है? फायर वर्ड। ठीक है, तो दो बातें याद रखेंगे कि एक तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। ठीक है, उनका उपन्यास जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 का साहित्य का जेसीबी पुरस्कार मिला है, तो क्या नाम है? फायर वर्ड। और ये अंग्रेजी अनुवाद किया किसने? तो याद रखिएगा अंग्रेजी अनुवाद किया जननी कन्नड़ ने। क्लियर है? तो दो बातें हो गई कि अंग्रेजी अनुवाद किया जननी कन्नड़ ने। ठीक है, और वो उपन्यास जिसको 2023 का साहित्य का जेसीबी पुरस्कार मिला उसका नाम क्या है? फायर वर्ड। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। तो याद रखेंगे डॉक्टर रवि कन्नन साहब कैंसर रोग विशेषज्ञ जिनको 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और उसके अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया गया? हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर का। ठीक है, तो हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर पुरस्कार कौन पाए? डॉक्टर रवि कन्नन साहब जो कि एक कैंसर रोग विशेषज्ञ है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया, तो याद रखिएगा उस रेलवे स्टेशन का नाम है विजयवाड़ा। तो देखिए यहां पर आपको दो बातें बस केवल याद रखनी है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना है
कि प्लेटिनम रैंकिंग रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र किसको मिला है? तो विजयवाड़ा स्टेशन को, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और दूसरी बात कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जिसको प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला, किसके द्वारा दिया गया? तब आपका जवाब होगा भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC के द्वारा। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि JSP फाउंडेशन की अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? सालू जिंदल। ठीक है, तो याद रखेंगे सालू जिंदल जी को कौन सा पुरस्कार मिला? CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। क्लियर है? और सालू जिंदल किस फाउंडेशन की अध्यक्ष है? तो याद रखेंगे JSP फाउंडेशन की। क्लियर है? तो JSP फाउंडेशन की अध्यक्ष सालू जिंदल, जिनको CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 मिला है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा उनका नाम है सलमान रुश्दी। ठीक है, तो याद रखेंगे सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? सलमान रुश्दी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? तो याद रखिएगा फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी है स्वाति नायक। क्या नाम है? स्वाति नायक। तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा, स्वाति नायक जी तीसरी वो भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार मिला है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसको? स्वाति नायक जी को। याद रखिएगा ये जो स्वाति नायक जी हैं ये कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, और इनके कई उपनाम भी हैं, तो काम के आधार पर उपनाम भी दे दिए जाते हैं। तो स्वाति नायक जी को लोग प्यार से उनको बिहाना दीदी भी कहते हैं। तो बिहाना दीदी लिखा रहे या सीड लेडी लिखा रहे तो आप सीधे स्वाति नायक जी का नाम लेंगे। क्लियर है? और इनको नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार मिला है। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा ये नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा। देखिए सीधा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहाना दीदी या सीड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है, और वहां पे नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार का नाम ही नहीं लिखा रहेगा, तो आप सीधे किसको बताएंगे? स्वाति नायक जी को। और इन्हीं को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार मिला और ये तीसरी भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि लिखा हुआ है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार यानी जो यहां पर नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार है उसकी बात हो रही है कि अन्य दो भारतीय विजेता कौन है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था ना कि तीसरी भारतीय विजेता है कौन? स्वाति नायक। तो इसमें दो अन्य भारतीय विजेता कौन है? तो उसमें एक नाम है अदिति मुखर्जी का जिनको 2012 में मिला फिल्म के क्षेत्र में, और दूसरा नाम है महालिंगम गोविंद राज जिनको 2022 में ये पुरस्कार मिला था। कौन सा, किस पुरस्कार की बात हो रही है? नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। तो याद रखेंगे नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली पहली है अदिति मुखर्जी 2012 में, दूसरा नाम है महालिंगम गोविंद राज जिनको 2022 में मिला। ठीक है, और अब 2023 में स्वाति नायक जी को मिला है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। और याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें और किसका सहयोग है? तो याद रखेंगे इसमें ये जो समर्थित है वो है रॉक फेलर फाउंडेशन। तो याद रखेंगे जो पुरस्कार दिया जाता है ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा, और किसके द्वारा समर्थित है? तो ये समर्थित है रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों नामों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले पुरस्कार में पूछा जा रहा है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा जब 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जा रहा था तो उसी समय एक नाम की घोषणा और की गई। वो नाम क्या था? वो नाम था वाहिदा रहमान जी का। क्या नाम था? वाहिदा रहमान। याद रखिएगा वाहिदा रहमान जी को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो एक लाइन में याद रखिएगा 2021 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? वाहिदा रहमान को। ठीक है, और किस दौरान इसकी घोषणा की गई? तो ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान। क्लियर है? तो वाहिदा रहमान जी का नाम याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 ये डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। देखिए ये भी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें जरा एक बात और ऐड करिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार है
ये किसके द्वारा घोषित है? तो याद रखेंगे केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा घोषित ये नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड है, जो कि 2023 में डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया। क्लियर है? और इसमें सहयोग किसने किया था? तो इसमें सहयोग किया था भारतीय धातु संस्थान ने। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय धातु संस्थान के सहयोग से केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा घोषित नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। ठीक है, अब यहां पर एक पुरस्कार और आपको ध्यान रखना होगा, इसी में एक दिया गया नेशनल मेटलर्जिस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये किसको दिया गया? तो याद रखिएगा कामाची मुदाली उथांडी को। किसको दिया गया? कामाची मुदाली उथांडी को। ये दोनों नाम याद रखेंगे। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछा जाए मेटलर्जिस्ट अवार्ड में, तब आपका जवाब होगा कामाची मुदाली उथांडी को। और अगर पूछा जाए कि नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023, तब आपका जवाब होगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी एक बड़ा अवार्ड होता है। तो मेटलर्जिस्ट पुरस्कार के अंतर्गत जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, वो कामाची मुदाली उथांडी को दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो याद रखिएगा ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। उनका नाम क्या है? वीरदास। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम है वीरदास। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीरदास। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उस संस्था का नाम है एनएचपीसी। ये एक जल विद्युत संगठन है जिसका नाम क्या है? एनएचपीसी। और एनएचपीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो याद रखेंगे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को कौन सा पुरस्कार मिला है? द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 किसको मिला? एनएचपीसी को। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो सबसे पहली बात तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है? तो उसको निशान ए पाकिस्तान कहते हैं। और ये चौथे भारतीय कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित हैं डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। क्या नाम है? डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। याद रखिएगा ये दाऊदी बोहरा से संबंधित जो डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब हैं, ये कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले थे। क्लियर है? तो इस तरह से कोरिलेट करके आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और ये चौथे भारतीय हैं जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। कब मिला? नवंबर 2023 में। क्लियर है? तो एक स्वाभाविक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि वो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 और भारतीय कौन है? तो मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बता दूं, और यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। इनको 1990 में यह पुरस्कार मिला था, निशान पाकिस्तान। क्या नाम है? मोरारजी देसाई। दूसरा जो पुरस्कार प्राप्त किए पाकिस्तान का, उनका नाम था दिलीप कुमार। इनको फिल्म और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उस अवार्ड का नाम है निशान ए इम्तियाज। ठीक है, वो भी इसी समकक्ष है। तो दूसरे कौन भारतीय थे? दिलीप कुमार। इनको 1998 में निशान ए इम्तियाज मिला था। और तीसरे भारतीय का नाम है अली गिलानी। क्लियर है? कश्मीर में। तो आप समझ रहे हैं, अली गिलानी को 2020 में ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, निशान ए पाकिस्तान। और ये चौथे भारतीय हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। क्लियर है? तो आपने चारों भारतीय के नाम देख लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य जहां की सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा उस परिवहन निगम का नाम क्या है? तो वो है कर्नाटक राज्य परिवहन निगम। तो याद रखेंगे 2 बातें कि कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा की योजना शुरू की थी। इसके लिए कर्नाटक राज्य परिवहन निगम को प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां का परिवहन निगम है? कर्नाटक राज्य परिवहन निगम। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उन भारतीय का नाम है सांता थोंटम। क्या नाम है? सांता थोंटम। तो यहां पर भी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहां हुआ, तो याद रखेंगे
पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन रूस के मॉस्को में 27 से 29 अगस्त 2023 के बीच हुआ, पहली बात। और दूसरी बात कि इस पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 मिला? तब आपका जवाब होगा शांता थोंटम। क्या नाम है? शांता थोंटम। क्लियर है? अगला देखिए, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 शांता थोंटम। अगला देखिए, पूछा जा रहा है 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? तो याद रखिएगा, ये जो एमी अवार्ड है, एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023, ये किस क्रम का है? तो ये 51वें क्रम का है। और इसमें डायरेक्टरेट अवार्ड कौन जीता है? तो वो जीता है एकता कपूर जी ने। और याद रखिएगा, डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है। तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो आप याद रखेंगे 51वें किस क्रम का ये एमी इंटरनेशनल अवार्ड था? 51वां। तो 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में डायरेक्टरेट अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है कौन? एकता कपूर। क्या नाम है? एकता कपूर। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन द इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम क्या है? माधुरी दीक्षित। यहां पर आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 ये किस क्रम का था? तो याद रखेंगे 54वां। तो याद रखेंगे 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 हुआ। और ये कहां पर संपन्न हुआ? तो गोवा पणजी में। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा पणजी में। और दूसरी बात कि इसमें फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन द इंडियन सिनेमा पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखेंगे माधुरी दीक्षित को। किसको? माधुरी दीक्षित जी को। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया? देखिए, जब कोई पुरस्कार पहला होता है तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई महिला पहला पुरस्कार पाती है तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई महिला किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार किसी पद को प्राप्त करती है तो वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखेंगे, गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए जीता है इसरो के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर माधव राज। क्या नाम है? डॉक्टर माधव राज। तो याद रखेंगे, इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर माधव राज जी को पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 मिला है। क्या नाम है? डॉक्टर माधव राज। डॉक्टर माधव राज। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना है, तो याद रखेंगे उस फिल्म का नाम क्या है? 2018 एवरीवन इज हीरो। 2018 एवरीवन इज हीरो। अब देखिए, दो बातें तो यहाँ पर, तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, ये जो 2018 एवरीवन इज हीरो है, ये फिल्म किस पर आधारित है? तो ये केरल बाढ़ पर आधारित है। दूसरी बात, इसके निर्देशक कौन है? तो जूड एंथोनी जोसेफ। 2018 एवरीवन इज हीरो के निर्देशक कौन है? जूड एंथोनी जोसेफ। और इसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया 2000 ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कार के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना है। क्या नाम है फिल्म का? 2018 एवरीवन इज हीरो। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, शांति, निरस्त्रीकरण और ये विकास के लिए 2022 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, ये कोविड योद्धाओं को दिया गया। अब ये कोविड योद्धाओं के बाद ब्रैकेट में लिखा है IMA और TNAI। ये कौन है भाई? तो याद रखिएगा, ये जो नाम लिखा है IMA, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और ये जो TNAI लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TNAI को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2023 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? IMA और TNAI को। लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, एक पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर हैं, उनको 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है डैनियल बरेनबोइम। क्या नाम है? डैनियल बरेनबोइम। और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और इनके साथ साथ एक शांति कार्यकर्ता है जिनका नाम क्या है? अली अबू अव्वाद। ये कहाँ के हैं? फिलिस्तीन के। इनको भी ये पुरस्कार दिया गया। मैं एक लाइन में इसको समराइज कर रहा हूँ। ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 है, ये दो लोगों को दिया गया। एक है पियानो
वादक और म्यूजिक कंडक्टर जिनका नाम है डैनियल बरेनबोइम, और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। और जो दूसरा नाम है वो है अली अबू अव्वाद साहब का, जो कि एक शांति कार्यकर्ता है, और ये कहाँ के? फिलिस्तीन के। अली अबू अव्वाद, ठीक है। तो डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को ये पुरस्कार मिला। निश्चित रूप से आप उनकी कंट्री का नाम भी याद रखेंगे कि डैनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अव्वाद जो है ये फिलिस्तीन के। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड का सम्मान दिया गया। किसको? आरबीआई को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा एमडेंस इन मिलेट्स। क्या है? एमडेंस इन मिलेट्स। याद रखेंगे, ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में भारत के गीत एमडेंस इन मिलेट्स को नामित किया गया है। क्या नाम है? एमडेंस इन मिलेट्स। किस अवार्ड के लिए नामित किया गया? ग्रैमी अवार्ड 2024। क्लियर है? और किस श्रेणी में? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में एमडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह भारतीय नवाचार जिसे 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस भारतीय नवाचार को क्या कहते हैं? S4S टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे, S4S टेक्नोलॉजी को 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2023 का अर्थशास्त्र पुरस्कार, तो ये भारतीय नवाचार है जिसका नाम है S4S टेक्नोलॉजी। क्या है? S4S टेक्नोलॉजी। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो S4S टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है? तो याद रखिएगा, S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उसके प्रयासों के लिए सम्मान दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण के लिए 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये नवाचार कहाँ का है? तो ये भारतीय नवाचार है, S4S टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो S4S टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? अपशिष्ट मुक्त दुनिया से। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? जॉन फॉसे। क्या नाम है? जॉन फॉसे। तो दो बातें आपको बस केवल याद रखनी है कि जॉन फॉसे साहब कहाँ के हैं? नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं। और इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो 2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो 2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसको मिला? जॉन फॉसे को। जॉन फॉसे। और ये क्या है? तो ये नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं। जॉन फॉसे 2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया है? देखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, उस संस्था का नाम क्या है? AFMC। क्या नाम है? AFMC। याद रखिएगा, ये पुणे का सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये पुणे का सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं AFMC। ठीक है, तो याद रखेंगे AFMC जो कि पुणे का एक सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज है, इसके 75 वर्ष पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति भारत हैं, इन्होंने 1 दिसंबर 2023 को उसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। किसको? AFMC अर्थात पुणे का सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज। याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है कि किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, नाम है श्री श्री रविशंकर। तो याद रखेंगे, श्री श्री रविशंकर आप सभी जानते हैं कि एक भारतीय धर्मगुरु है और इनको नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार दिया गया। तो एक लाइन में याद रखेंगे, द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसको मिला? श्री श्री रविशंकर जी को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है जावेद अख्तर। ठीक है, तो याद रखेंगे, जावेद अख्तर जो शबाना आजमी जी से संबंधित है। तो जावेद अख्तर साहब को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और किस आयोजन में? तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? जावेद अख्तर जी को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 मिला? तो याद रखिएगा, उनका नाम है डॉक्टर सोमदत्त सिंह। तो सबसे पहली बात, तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 किसको मिला है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। और ये डॉक्टर सोमदत्त सिंह कौन है? ये एक उद्यमी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 मिला है। क्या नाम है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह। अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, उस 10 वर्षीय बालक का नाम क्या है? विहान तल्या विकास। क्या नाम है? विहान तल्या विकास। विहान तल्या विकास ये कहाँ के हैं? बेंगलुरु के हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बेंगलुरु के विहान तल्या विकास को 10 वर्ष या उससे कम की श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लंदन में प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या नाम है? विहान तल्या विकास। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किस श्रेणी में? 10 वर्ष या उससे कम वाले में विहान तल्या विकास। और कहां से भारत में है? तो ये बेंगलुरु से संबंधित। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केन्या के भीड़ भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 2023 का जो नानसेन पुरस्कार है ये किसको मिला? अब्दुल्लाही मिरे को। किसको मिला? अब्दुल्लाही मिरे। तो नाम याद रखेंगे। और ये सोमालिया के पूर्ण शरणार्थी और ये केन्या के जो दादाब शरणार्थी शिविर है उसमें बच्चों को किताब बांटने के लिए ये पत्रकार भी हैं। इनको अब्दुल्लाही मिरे को नानसेन पुरस्कार 2023 मिला। क्या नाम है? अब्दुल्लाही मिरे। नाम याद रखेंगे आप। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें नवंबर 2023 के WISE 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित WISE अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम है सफीना हुसैन। क्या नाम है? सफीना हुसैन। तो याद रखेंगे सफीना हुसैन कौन है? तो ये एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे WISE अवार्ड मिला है। और ये जो WISE 11 का जो शिखर सम्मेलन है ये 29 नवंबर 2023 को हुआ। और इसमें शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में WISE अवार्ड जीतने वाली कौन है? सफीना हुसैन। अच्छा, अब आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि जो WISE 11 शिखर सम्मेलन है ये हुआ कहाँ था? तो याद रखिएगा ये दोहा कतर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा WISE 11 शिखर सम्मेलन दोहा कतर में हुआ था जिसमें WISE अवार्ड मिला था सफीना हुसैन जी को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो पार्ट है वो हम लोग का खेल का। ठीक है, अब हम लोग खेल से संबंधित जो वन लाइनर पार्ट है इसको होलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण जो कि 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित होगा, किस राज्य में इसका आयोजन होगा? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित होगा। यहां पर देखिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 19 से 31 जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो आपका सीधा जवाब होगा ये 6ठा संस्करण आयोजित होगा। क्लियर है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण 19 से 31 जनवरी 2024 को होगा। और किस राज्य में होगा? तो तमिलनाडु राज्य में होगा। क्लियर है? देखिए, जब हम लोग खेल के विस्तार में चलेंगे तो हम लोग खेलो इंडिया से संबंधित जितने टाइप के गेम्स हैं उन सभी के क्रम और उनके स्थान इन सबको एक जगह समराइज कर देंगे। ठीक है, जैसे 11वां खेलो इंडिया गेम्स हुआ, फिर जो अभी 6वां तो तमिलनाडु में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, इस तरह के जो भी गेम्स हैं खेलो इंडिया से संबंधित उनको एक जगह मैं समराइज कर दूंगा। ठीक है, यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 6वां संस्करण है वो 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच तमिलनाडु में संपन्न होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इनको कौन सा पुरस्कार? तो 2023 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से इनको दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? मोहम्मद शमी। ठीक है, तो याद रखेंगे मोहम्मद शमी को 2023 का अर्जुन खेल पुरस्कार मिला है। मोहम्मद शमी को कौन सा पुरस्कार मिला है? 2023 का अर्जुन खेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि IPL सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया? तो याद रखिएगा उस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नाम क्या है? मिशेल स्टार्क। और ये तेज गेंदबाज हैं। तो दो बातें याद रखनी है कि जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिशेल स्टार्क हैं जो कि एक तेज गेंदबाज हैं, इनको किस टीम ने खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने।
और याद रखिएगा आईपीएल के इतिहास के लिए ये सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में है और इनको कितने में खरीदा गया? 24.75 करोड़ रुपए में। 24.75 करोड़ रुपए में आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल सीजन 2024 के लिए खरीदा है। क्लियर है? अगला देखिए, क्या नाम है? मिचेल स्टार्क। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? तो ये जो आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 है, इसमें पुरुष अगर टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच, ठीक है। और महिला टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम है आरेना सबालेंका। क्या नाम है? आरेना सबालेंका, ठीक है। तो याद रखेंगे आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 में पुरुष कैटेगरी से नोवाक जोकोविच और महिला कैटेगरी से आरेना सबालेंका को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं आरेना सबालेंका। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता है ये दिसंबर 2023 में खेली गई और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता को जीता किसने? बांग्लादेश ने। और किसको पराजित करके? यूएई को पराजित करके, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया है? तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है? मिडफील्डर हार्दिक सिंह। क्या नाम है? हार्दिक सिंह। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हार्दिक सिंह, जो कि एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया है। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन? हार्दिक सिंह। और किसके द्वारा घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हार्दिक सिंह को। और एक बात और यहां पर ध्यान रखिए, ये बात और ध्यान रखना है कि FIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर और कप्तान सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर के तौर पर चुना गया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन चुनी गई, तो याद रखेंगे ये भारतीय महिला कप्तान भी हैं, ये सविता पूनिया को चुना गया है। किसको? सविता पूनिया को। तो याद रखेंगे ये भारतीय महिला गोलकीपर और कप्तान भी हैं सविता पूनिया, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर के लिए चुना गया है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो देखिए शुभंकर जो था ये गौरैया था, इसका नाम था उज्ज्वला, ठीक है। तो याद रखिएगा एक गौरैया जो था इसका नाम उज्ज्वला था, ये पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर था। तो यहां पर देखिए एक प्रश्न में ही प्रश्न छुपा है। यहां पर आप देख रहे हैं पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2023 और कहाँ खेला गया? नई दिल्ली में, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको खेलो इंडिया की कई सीरीज को बताया था उसमें पैरा गेम्स भी आयोजित हो गया। तो याद रखेंगे पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर? नई दिल्ली में। और इसका शुभंकर क्या था? एक गौरैया जिसका नाम क्या था? उज्ज्वला। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो याद रखिएगा टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया है वो किसको? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी को। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है कि 2023 का टाइम पत्रिका द्वारा घोषित एथलीट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? लियोनेल मेसी को। और लियोनेल मेसी क्या है? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर, ठीक है। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को टाइम पत्रिका ने 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है, लियोनेल मेसी को। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो वो है महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि वो दिसंबर 2023 से पूर्व ये जो महेंद्र सिंह धोनी थे इनके द्वारा जो पहनी जाने वाली 7 नंबर की जर्सी है इसको रिटायर करने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जो जर्सी है इसको रिटायर करने का निर्णय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में लिया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि पूर्व महान क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी के नंबर को रिटायर किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी से पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिल चुका है, उनके द्वारा जो पहनी जाने वाली 10 नंबर की जर्सी थी उसको भी रिटायर किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, जो महान खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जो जिस नंबर की जर्सी पहनी जाती थी उस जर्सी को भी रिटायर कैटेगरी में रखा जाता है। यानी जब
खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते हैं तो वो जिस नंबर की जर्सी को पहनते थे उसको भी उनके सम्मान में रिटायर घोषित किया जाता था। तो इसी क्रम में अब महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी को भी रिटायर करने का निर्णय लिया गया है, जैसे कि पूर्व में सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था। स्पष्ट हो गया? आगे चलिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो उन भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है? अंतिम पंघाल। क्या नाम है? अंतिम पंघाल। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया 2023 में? अंतिम पंघाल को। अब देखिए, प्रश्न को पूछने का एक ट्रेंड और है। जैसे मान लीजिए कोई नाम जब करंट में चर्चा में रहता है तो कई बार ऐसा देखा गया कि पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे एक प्रश्न ऐसे बन जाए कि हाल ही में चर्चा में रही अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे ये एक भारतीय महिला पहलवान है, ठीक है, और इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 मिला है किससे? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतिम पंघाल। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ध्यान रखिएगा 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर का नाम है शुभमन गिल, और इनका कौन सा स्थान था? 9वां स्थान, ठीक है। शुभमन गिल जो थे ये गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय थे, और इनकी कौन सा स्थान था ट्रेंडिंग में? 9वां स्थान था शुभमन गिल। क्लियर है? अभी हाल ही में विश्व कप में काफी चर्चा में रहे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दो बातें आपको यहां पर ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो एशियाई खेल हुए ये किस क्रम के थे? तो ये 19वें एशियाई खेल थे, पहली बात। और 19वें एशियाई खेल कहां संपन्न हुए? चीन में, ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत ने 41 वर्ष बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो वो था घुड़सवारी। तो याद रखेंगे 19वें एशियाई खेल जो कि चीन में संपन्न हुआ उसमें 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? घुड़सवारी में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम कौन बनी है? तो याद रखिएगा अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम युगांडा हो गई, ठीक है। किसके लिए? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए। क्लियर है? अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम युगांडा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि जून 2024 में होगा, इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे जून 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होगा। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि डोमिनिका ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। उनका यह तर्क है कि उनके यहाँ जो स्टेडियम बन रहा था वो उस तिथि तक सही से बनकर तैयार नहीं हो पाएगा, इसलिए डोमिनिका ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस देश ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया? तो आपका जवाब होगा डोमिनिका। क्लियर? तो ये सारी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित करके किस देश ने पहली बार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा स्पेन ने, ठीक है। यानी यहां पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहले देखिए इसको, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कब खेला गया फाइनल? तो 20 अगस्त 2023 को। और याद रखिएगा इस फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 1-0 से पराजित किया। कितने से? 1-0 से पराजित करके पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जीता किसने? स्पेन ने। तो याद रखेंगे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 स्पेन ने जीता, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर 1-0 से, ठीक है। अब देखिए ये जो फीफा महिला विश्व कप है यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। ये 2023 में फीफा महिला विश्व कप किस संस्करण का था? किस क्रम का संस्करण था? तो याद रखिएगा ये 9वां संस्करण था, ठीक है। ये फीफा महिला विश्व कप 2023 ये 9वां संस्करण था, और किसकी मेजबानी में हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी आप ये कह सकते हैं कि ओशियानिया की मेजबानी में हुआ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुआ, और ये जो फीफा महिला विश्व कप है इसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, और उसी प्रकार के तथ्यों को आपको कोरिलेट कराया जा रहा है जो कि प्रश्न परीक्षाओं में जिस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो याद रखेंगे क्रिप्टोवर्स। क्या था? क्रिप्टोवर्स। ये आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर था, क्रिप्टोवर्स, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है अंतिम पंघाल। क्लियर है? तो याद रखेंगे सबसे पहली बात कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुई? तो आपका जवाब होगा जॉर्डन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां हुई? जॉर्डन में। दूसरी बात,
कि स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अंतिम पंघाल। और अंतिम पंघाल का नाम अभी आपने और कहाँ पढ़ा था, किस संदर्भ में, आपको याद है? तो आपको याद होगा कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित हुई हैं अंतिम पंघाल, और किसमें? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अंतिम पंघाल। क्लियर? तो दोनों संदर्भ में आप अंतिम पंघाल का नाम याद रखेंगे, और ये एक भारतीय महिला पहलवान। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है 23 अगस्त 2023 को, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। और आपने पहले पढ़ा है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। और आपको ये पता होगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में घोषित 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग्स 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे, मदन लाल और करसन घावरी को। किसको? मदन लाल और करसन घावरी को। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, मदन लाल और करसन घावरी को, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। इनको सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग्स 2023 में सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मदन लाल के साथ साथ करसन घावरी को भी दिया गया। मदन लाल और करसन घावरी। ठीक है, ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 का सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा, अगर हम पुरुष कैटेगरी में देखें तो शुभमन गिल को, और महिला कैटेगरी की बात करें तो दीप्ति शर्मा को। ठीक है, अब देखिए सीएट इंटरनेशनल पुरस्कार की बात हो रही, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला था? तो आपने कहा था मदन लाल और करसन घावरी को। और यहाँ पर सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? तो शुभमन गिल को पुरुष कैटेगरी में और दीप्ति शर्मा को महिला कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा। अच्छा, शुभमन गिल का नाम अभी आपने एक संदर्भ में और पढ़ा था, आपको याद है कि भूल गए? शुभमन गिल का नाम आपने क्या पढ़ा था कि जो गूगल की टॉप ट्रेडिंग एथलीट की सूची है उसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर थे शुभमन गिल, और इनका कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था। ठीक है, तो हर फैक्ट जो है जब इस तरह के आए तो उनको कोरिलेट कर लेंगे तो आपका रिकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी और दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद 18 वर्ष के खिलाड़ी, और विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फाइनल में पहुंचे हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। उनका नाम क्या है? आर प्रज्ञानंद। ठीक है, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो आपका सीधा जवाब होगा शतरंज से। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत पॉपुलर नाम है ये। अगला, सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा, उन खिलाड़ी का नाम क्या है? उनका नाम है मैक्स वर्स्टपेन। क्या नाम है? मैक्स वर्स्टपेन। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? नीदरलैंड के। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टपेन किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये एक कार रेसर है। ठीक है, और इन्होंने फार्मूला 1 कार रेसर में लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो 10वीं बार, लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? मैक्स वर्स्टपेन, और ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलिट 3 स्टार रेटिंग दी गई है, तो उस फुटबॉल अकादमी का नाम क्या है? जिंक फुटबॉल अकादमी। क्या नाम है? जिंक फुटबॉल अकादमी। तो 2 बातें आपको यहां ध्यान रखनी है कि जिंक फुटबॉल अकादमी कहां पर है? तो राजस्थान के उदयपुर में है। और दूसरी बात याद रखनी है कि राजस्थान के उदयपुर में जो जिंक फुटबॉल अकादमी है, इसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एलिट 3 स्टार रेटिंग दी है। कौन सी रेटिंग दी है? एलिट 3 स्टार रेटिंग दी है जिंक फुटबॉल अकादमी को। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उन महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम है सिमोना हालेप। क्या नाम है? सिमोना हालेप, और ये कहाँ की है? रोमानिया की है। ठीक है, तो याद रखेंगे, रोमानिया की सिमोना हालेप को के ऊपर डोपिंग का आरोप लगा, जिसके बाद 4 वर्ष का उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। ठीक है, क्या नाम है? सिमोना हालेप। ठीक है,
मोना रोने लगी, क्यों? क्योंकि 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया। ठीक है, ये एक ट्रिक भी है जिससे आप याद रख सकते हैं। सिमोना हालेप रोमानिया की हैं, 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा। आरोप क्या था? डोपिंग का। और ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे देखिए, किसी नाम का वो नहीं हो रहा है, बस उसको एक ट्रिक के फॉर्मेट में इसलिए इस तरह से कोरिलेट किया जाता है ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। किसी के नाम का मजाक उड़ाना उद्देश्य नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। अपना उद्देश्य एकमात्र ये है कि कैसे सरलतम तरीके से आपको फैक्ट्स याद कराए जा सके। ठीक है, हालांकि मैं पब्लिकली इसको बहुत कम कोरिलेट करना चाहता हूं इस तरह से, क्योंकि किसी को हर्ट ना हो। लेकिन कई बार ऐसे तथ्य होते हैं, इतने नाम होते हैं कि आपको किसी न किसी ट्रिक के ही माध्यम से उसको कोरिलेट कराना होता है। ठीक है, तो इस बात को स्पष्ट। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां हुआ था? नई दिल्ली में। ये आप पीछे कवर भी कर चुके हैं, वहां पे मैंने इसको फाइंड आउट भी कराया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? तो याद रखेंगे, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन श्रीलंका में न होकर अब दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन श्रीलंका की जगह पर अब दक्षिण अफ्रीका में होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में जार्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो उनका नाम है प्रिया मलिक। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रिया मलिक दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली, किसमें? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण भी है कि जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई 2023 में, ये कहां पर संपन्न हुई? तो याद रखेंगे, जॉर्डन में। ठीक है, और दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, उनका नाम क्या है? प्रिया मलिक। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है बाबर आजम, और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। किस महीने की? सितंबर 2023 में। तो याद रखेंगे, सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता बाबर आजम ने, और इस प्रकार 3 बार यह खिताब जीतने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? बाबर आजम। और कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि बाबर आजम कहाँ के खिलाड़ी? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा, जो चीन में 19वां एशियाई खेल आयोजित हुआ, उसमें जो शुभंकर था वो क्या था? चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। ठीक है, चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन, ये शुभंकर था किसका? 19वें एशियाई खेल का, जो कि चीन में सितंबर 2023 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे और क्रम भी याद रखेंगे कि ये 19वां एशियाई खेल था। और 19वें एशियाई खेल में जो कि चीन में संपन्न हुआ, इसके संदर्भ में एक फैक्ट और आज ही की क्लास में आपने पढ़ा है, याद है? मैं रिकॉल करा दे रहा हूं अगर आप भूल रहे हैं तो। आपने ये पढ़ा था कि 19वें एशियाई खेल जो कि चीन में हुआ था, उसमें भारत ने 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, उसी के ये शुभंकर की भी बात हो रही है जो चीन में ये हुआ था। ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 के लिए किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में अगर हम पुरुष में देखें तो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 के लिए न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, और अभी आपने देखा था कि सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पुरुष में कौन जीता था? बाबर आजम। महिला के लिए पाकिस्तान के लिए बाबर आजम। और अक्टूबर 2023 में अगर हम बात कर लें तो इसमें न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज को यह पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई? तो याद रखिएगा, उनका नाम है श्री हरि नटराज। देखिए, यहां पर भी आपको 2 बातें प्रमुख रूप से याद रखनी होगी। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल 2023 हुआ, ये कब और कहां हुआ? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय खेल 2023 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच गोवा में संपन्न हुआ। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी किसको मिली? श्री हरि नटराज को। किसको? श्री हरि नटराज को। इन्होंने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। क्या नाम है? श्री हरि नटराज। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग
लैनिंग का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। क्या नाम है? मेग लैनिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने संन्यास ले लिया है किससे? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं कौन? विजय अमृतराज लिएंडर पेस, भारत के। ठीक है, विजय अमृतराज लिएंडर पेस, भारत, ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। नाम याद रखेंगे, विजय अमृतराज लिएंडर पेस, भारत। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया? तो याद रखिएगा दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये जो ट्रेनिंग सेंटर ऑर्गेनाइज किया गया, इसका उद्घाटन हुआ, इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता? तो याद रखेंगे क्या नाम है देश का? इटली। तो याद रखेंगे 26 नवंबर 2023 में इटली देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके 5 दशक में पहली बार डेविस कप जीता है। ठीक है, यानी इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 जीता है। और अगर मैं आपसे ये बहुत बेसिक प्रश्न पूछ लूं कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा डेविस कप का संबंध टेनिस से है। किससे है? टेनिस से। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आप ध्यान में रखते चलेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब तक कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनाल्टी लगेगी? तो याद रखिएगा इस नए रूल के अकॉर्डिंग 60 सेकंड के अंदर में अगला ओवर शुरू करना होगा। यानी आईसीसी ने एक नया नियम बनाया कि ये नहीं है कि अगला ओवर आप जितने मन चाहे उतने देर बाद शुरू करें। अब उन्होंने कहा भैया अगर 60 सेकंड के अंदर आपने अगला ओवर नहीं शुरू किया तो 5 रन की पेनाल्टी लीजिए आप। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे पंकज अडवाणी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे 26वां, क्रम जरूर याद रखेंगे, 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने। कब? नवंबर 2023 में। 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई है? तो याद रखिएगा उस पूर्व क्रिकेटर का नाम है मुथैया मुरलीधरन, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी, श्रीलंका के खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे। इनकी बायोपिक का जो शीर्षक है वो 800 है। ठीक है, तो मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक का शीर्षक 800 है। ठीक है, इसके साथ ये रिलीज हुई है। ठीक है, और ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया है, तो याद रखेंगे उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। और कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। ठीक है, तो याद रखेंगे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 को जीता है और सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया। यानी लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के, इन्होंने सर्वाधिक 8 बार ये फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर को जीता है और 2023 में भी इन्होंने बैलोन डियोर को जीता लियोनेल मेसी ने। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, लियोनेल मेसी का संबंध अभी आपने एक संदर्भ में और देखा था, आपको याद है लियोनेल मेसी का संबंध किस बारे में लिया गया था? अगर नहीं याद है तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया था, तो वो याद रखेंगे टाइम पत्रिका द्वारा 2023 का जो एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था वो इन्हीं अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को घोषित किया गया था। क्लियर है? तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है, तो याद रखिएगा क्या नाम है? तो वो है तटीय शहर गोल्ड कोस्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का वो शहर तटीय शहर है गोल्ड कोस्ट,
जिसने 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का वो शहर गोल्ड कोस्ट जिसने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष टी20 गेंदबाज घोषित किया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रवि बिश्नोई। क्लियर है? तो याद रखेंगे रवि बिश्नोई जो है ये भारत में के खिलाड़ी हैं, ये एक लेग स्पिनर हैं और इनको आईसीसी ने दुनिया का शीर्ष टी20 गेंदबाज घोषित किया। किसको? रवि बिश्नोई को। नाम याद रखेंगे रवि बिश्नोई। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा ये परचम लहराया है भारत के अंशुमन झिंगरन ने। क्या नाम है? अंशुमन झिंगरन। ये भारत के हैं और इन्होंने नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया है और इस प्रकार वो दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया है और उनका नाम क्या है? अंशुमन झिंगरन। ठीक है, अंशुमन झिंगरन। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 जगह पर नाम आया है किसका? फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का। कहाँ कहाँ? तो सबसे पहले तो मैंने आपसे ये बता दिया था कि टाइम पत्रिका ने जो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 दिया है वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि लियोनेल मेसी जो फुटबॉल ट्रॉफी है जिसका नाम है बैलोन डियोर 2023 उसको सर्वाधिक 8 बार जीतने की उपलब्धि भी लियोनेल मेसी की है अर्जेंटीना के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब भी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जीता है। तीनों बातें मैंने एक जगह आपको कोरिलेट कर दी। ठीक है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? लालियान जुआला छांगटे। क्या नाम है? लालियान जुआला छांगटे। ठीक है, तो याद रखेंगे लालियान जुआला छांगटे जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, और AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है और ये किसके द्वारा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। तो आपसे ये सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लालियान जुआला छांगटे का संबंध किस खेल से है? तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? फुटबॉल खिलाड़ी है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो घटनासार का नया संस्करण आया था इसमें जितने भी वन लाइनर पार्ट हैं अब वो आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर है? लगातार आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों का उत्साहवर्धक मैसेज और लगातार सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो आप मैसेजेस करते हैं या जो आप डिमांड करते हैं ये काम को और लगन से और पूरे ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपका फिर से दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ और आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस पूरी मैगजीन को इसी तरह से होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंप्लीट किया जाए। और कई मैसेजेस ये हैं कि केवल वन लाइनर पार्ट को ही नहीं उसके डिटेल पार्ट को भी कवर किया जाए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि डिटेल पार्ट को भी कंप्लीट कराया जाएगा। क्लियर है?